उमेश रामपुर गांव के सरकारी स्कूल में हेडमास्टर था। स्कूल के सारे बच्चे उमेश से बहुत डरते थे। उमेश बहुत ही सख्त स्वभाव का इंसान था। अरे यार, आज तो उमेश सर चेकिंग के लिए आने वाले हैं। मैं गलती से अपना जूता साफ करना भूल गया। आज तो खैर नहीं है। अरे टेंशन क्यों ले रहा है? अपने सफेद जूते पर चौक रगड़ दो, सर को कुछ भी पता नहीं चलेगा। सर की नजर बाज से भी ज्यादा तेज है। अगर उन्होंने तुम्हारे गंदे जूते देख लिए तो तुम्हारी अच्छी खासी पिटाई होगी। कैसी दोस्त हो तुम, मेरा टेंशन कम करने की बजाय बढ़ा रही हो। सोनू सर के आने से पहले अपने सफेद जूतों में चौक घसने लगता है। तभी उमेश सर क्लास में पहुंच जाते हैं और सोनू को जूते में चौक रगड़ते हुए देख लेते हैं। सोनू सर को देखकर डर जाता है और चौक अपने पीछे छिपा लेता है। ये क्या हो रहा है? तुम्हें घर में जूते साफ करने का वक्त नहीं मिलता, जो स्कूल में आकर जूते में चौक रगड़ रहे हो। सॉरी सर, गलती हो गई। अगली बार ऐसा नहीं होगा। मैं ऐसा मौका होने ही नहीं दूंगा। तुम्हारी सजा ये है, स्कूल खत्म होने के बाद स्कूल की आंगन की तुम सफाई करोगे। माफ कर दीजिए सर। फिर से अगर तुमने ऐसी गलती की तो तुमको स्कूल की वॉशरूम साफ करना पड़ेगा। उमेश सर क्लास में आकर सभी की कॉपी चेक करने लगते हैं। रिया की कॉपी में कवर नहीं लगा हुआ था। ये क्या है? तुम्हारी कॉपी में कवर क्यों नहीं लगा हुआ है? सॉरी सर, ये मेरी नई कॉपी है। मैं अगली बार इसमें कवर चढ़ा लूंगी। जाकर पीछे वाली बेंच पर हाथ खड़े कर कर खड़े हो जाओ, और अगली बार ऐसी गलती की तो तुम्हें क्लास से बाहर कर दूंगा। रिया क्लास के सबसे पीछे वाली सीट पर जाकर हाथ खड़ा करके खड़ी हो जाती है। रिया को खड़ा देख रश्मि उसे चिढ़ाने लगती है। तभी उमेश सर की नजर रश्मि पर चली जाती है। बहुत हंसी आ रही है तुम्हें। जाओ, तुम भी साथ में जाकर खड़े हो जाओ। पूरी कक्षा तुम दोनों खड़े खड़े पढ़ाई करोगे। सॉरी सर, इस बार माफ कर दीजिए सर। नो सॉरी। रश्मि भी रिया के साथ जाकर पीछे कान पकड़कर खड़ी हो जाती है। दोनों पूरा दिन खड़े खड़े ही क्लास अटेंड करती हैं। छुट्टी के बाद सोनू स्कूल की आंगन की सफाई करने के बाद घर जाने लगता है। रश्मि और रिया सोनू का स्कूल के बाहर इंतजार कर रही होती हैं। मैं तो थक गया। आंगन साफ करने में मेरा पूरा दम निकल गया। ये उमेश सर के कठोर स्वभाव की वजह से आज तक इनकी शादी नहीं हुई है। हाँ, सही कहा तुमने। हमेशा बच्चों के ऊपर चिल्लाते रहते हैं और हमें सजा देते रहते हैं। अगले दिन क्लास में एक नई टीचर आती हैं। वो देखने में बहुत ही सुंदर और कोमल स्वभाव की होती हैं। गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग बच्चों। सभी कोई अपनी सीट पर बैठ जाएं। मुझे आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। उमा मैडम बहुत अच्छे से बच्चों से बात करती हैं और बहुत प्यार से बच्चों को समझाती हैं। बच्चों को उमा मैडम का पढ़ाया गया सारा सिलेबस फटाफट याद हो जाता था। एक दिन उमा मैडम अपनी क्लास ले रही थी और तभी उमेश सर क्लास में आ जाते हैं। उमेश सर को देखकर सारे बच्चे डर जाते हैं और सीधे बैठ जाते हैं। मैं देख रहा हूँ आजकल तुम लोगों की क्लास में बहुत शोर आने लगा है। अगर आगे से ऐसा ही शोर आता रहा तो मैं पूरे क्लास को दिन भर धूप में खड़ा रखूंगा। सर, आखिर तो ये बच्चे हैं। ये शरारत नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और मस्ती से पढ़ने में ही तो बच्चे अच्छे से सीख पाते हैं। हाँ मैडम, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं भी हमेशा बच्चों को प्यार से ही समझाता हूँ। बच्चे उमेश सर की बात सुनकर हैरान थे। दरअसल उमेश सर उमा मैडम को मन ही मन पसंद करने लगे थे, इसीलिए उनकी हाँ में हाँ मिला रहे थे। एक दिन सोनू और रिया को स्कूल आने में देर हो गई। उमेश सर दोनों को लेट देखकर गुस्सा करने लगते हैं और दोनों की छड़ी से पिटाई करने लगते हैं। ये कोई वक्त है स्कूल का? तुम दोनों बहुत बिगड़ गए हो, ऐसे नहीं मानोगे। सर, वो बीच रास्ते में हमारी साइकिल पंचर हो गई थी, इसलिए आने में देर हो गई। हाँ सर, सोनू सच कह रहा है। तुम्हें घर से पहले निकलना चाहिए था। इस बात की सजा तो तुम दोनों को जरूर मिलेगी। उमेश सर सोनू और रिया के हाथ में छड़ी मारने लगते हैं। तभी उमा मैडम आ जाती हैं। अरे सर, आप इन मासूम बच्चों को क्यों मार रहे हैं? बच्चे हैं, कभी आने में देर हो जाती है। अगर बार बार ऐसा करें तो फिर हमें एक्शन लेना चाहिए। आज पहली बार हमें इतनी देर हुई है। कोई बात नहीं बच्चों, जाओ जाकर पढ़ाई करो। उमेश सर उमा मैडम की बात मानकर सभी बच्चों को क्लास में जाने देते हैं।
धीरे धीरे उमेश सर का स्वभाव भी उमा मैडम की तरह कोमल होने लगता है। अरे यार, हमारे उमेश सर तो बिल्कुल बदल गए हैं। हाँ, सही कहा तुमने। पहले हम पर कितना गुस्सा करते थे, हमें कठोर से कठोर सजा देते थे, लेकिन अब उमा मैडम के आने के बाद वो बिल्कुल कोमल स्वभाव के हो गए हैं। एक दिन सोनू अपना होमवर्क करना भूल जाता है। उमेश सर सभी का होमवर्क चेक कर रहे होते हैं। तुम बच्चे कुछ ज्यादा ही बिगड़ते जा रहे हो। आज होमवर्क नहीं किया, कल स्कूल आना छोड़ दोगे। नहीं सर, कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं होमवर्क नहीं कर पाया। तुम्हें इस बात की सजा जरूर मिलेगी। उमेश सर सोनू को क्लास से बाहर निकालकर मुर्गा बना देते हैं। तभी वहाँ उमा मैडम आ जाती हैं। अरे बेटा सोनू, तुम्हारी तो तबीयत खराब है ना, तो फिर तुम क्लास के बाहर क्यों बैठे हो? मैडम, तबीयत खराब होने की वजह से मैं होमवर्क नहीं कर पाया। उमेश सर ने मुझे क्लास से निकाल मुर्गा बना दिया है। तुम मेरे साथ क्लास के अंदर चलो। उमा मैडम क्लास में जाकर उमेश सर को समझाती हैं। सोनू ने मुझे कल फोन पर बता दिया था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। आपके सख्त स्वभाव की वजह से आज इसकी तबीयत ज्यादा बिगड़ सकती थी। मैं तो बस बच्चों में अनुशासन लाना चाहता हूँ। बच्चों को प्यार से भी समझाया जाता है। अगर हम बच्चों को हमेशा डांट या मार कर समझाएंगे तो वो चिड़चिड़े हो जाएंगे और वो अपना गुस्सा कहीं और निकालेंगे। इसलिए हमें बच्चों से हमेशा प्यार से बात करनी चाहिए। आखिर ये बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं। मुझे माफ कर दीजिए मैडम, मैं समझ गया हूँ। अगली बार से मैं हमेशा बच्चों से प्यार से ही बात करूँगा। उस दिन के बाद उमेश सर बच्चों के साथ प्यार से पेश आने लगते हैं। कुछ ही दिनों बाद उमेश सर और उमा मैडम की शादी हो जाती है और उमेश सर भी उमा मैडम की तरह कोमल स्वभाव के हो जाते हैं। ये कहानी है दुर्गा देवी की। अपने पति के चले जाने के बाद दुर्गा देवी ने ही अपना घर संभाला था। दुर्गा देवी के 3 बेटे थे, ओम, जय और जगदीश। ओम एक विद्वान था जिसे वेदों का ज्ञान था। जय एक व्यापारी था और जगदीश किसान था जो दुर्गा देवी के सारे खेतों में अनाज उगाता था। समय के साथ दुर्गा देवी ने अपने तीनों बेटों की शादी कर दी। अब बहुओं के आ जाने से घर में कभी कभी अनबन चलती ही रहती थी, लेकिन दुर्गा देवी इन सब चीजों को इतना महत्व नहीं देती थी। लेकिन एक दिन इन तीनों की पत्नियों का झगड़ा इतना बढ़ गया कि जगदीश की पत्नी जगदीश के पास गई। इस घर में सब लोग जो खा रहे हैं वो आप ही उगाते हैं ना? हाँ। तो आप अपनी माँ से अपना हिस्सा मांग लीजिए। सभी को अपनी अपनी मेहनत खुद ही करने दीजिए, तब जाके आपकी मेहनत पता चलेगी। जगदीश ने अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो मानी नहीं। आखिर जगदीश अपनी माँ के पास पहुँचा। माँ, हम इस आए दिन के झगड़े से तंग आ गए हैं। हम चाहते हैं कि आप सारी जायदाद का बंटवारा कर दीजिए। हाँ माँ, यही सही रहेगा। मैं भी सहमत हूँ। दुर्गा देवी ने तीनों की ओर गौर से देखा और फिर बोली, ठीक है, अगर तुम सबकी यही मर्जी है तो हम बंटवारा कर देंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि हमारा पूरा परिवार एक साथ तीर्थ करके गंगा घाट पर डुबकी लगाए और लौटकर मैं जायदाद का बंटवारा कर दूंगी। तीनों भाइयों ने सहमति भरी और कुछ दिनों बाद वो लोग तीर्थ करने निकल पड़े। ओम ने पैसों की पोटली अपनी माँ को दे दी। 2 दिन का सफर करने के बाद वो लोग मंदिर पहुँचे। सभी ने भगवान के दर्शन किए और उसके बाद सभी गंगा में डुबकी लगाने पहुँचे। जैसे ही दुर्गा देवी ने डुबकी लगाई, उन्होंने पैसों की पोटली गंगा में बहा दी। सभी लोगों ने डुबकी लगा ली और तट पर बैठे। हाँ, अब तीर्थ भी हो गया और गंगा में डुबकी भी लगा ली। अब बस घर चलकर बंटवारा करना है। हाँ, चलो चलते हैं, लेकिन क्या हुआ माँ? पैसों की पोटली कहाँ गई? आप ही के पास तो थी। हाँ, अभी तक तो थी, लेकिन पता नहीं कहाँ चली गई। शायद गंगा में बह गई हो। अब हम क्या करें? हमारे पास पैसे ही नहीं है। अब हम घर कैसे लौटेंगे? घबराओ मत,
मेरे 3 बेटे हैं, ये लोग कुछ न कुछ कर ही लेंगे। ओम, जय, जगदीश, हम सब यही तुम लोगों का इंतजार कर रहे हैं। जाओ और पैसों का इंतजाम करो। ठीक है माँ। तीनों भाई अलग अलग दिशा में गए। ओम एक गांव में पहुंचा। वहां एक आदमी रो रहा था। क्या हुआ भाई? मेरे पिताजी ने अपनी सारी जायदाद हम चारों भाइयों में बराबर बांट दी थी, सिर्फ एक बिल्ली को छोड़ के। तो सरपंच जी ने फैसला किया कि उस बिल्ली की एक एक टांग हम सबकी है। 2 दिन पहले बिल्ली की मेरी वाली टांग पर चोट लगी थी, तो मैंने उसे घी का कपड़ा लपेट दिया। बिल्ली वो घी का कपड़ा लेकर चूल्हे के पास चली गई और कपड़े में लग गई आग, और फिर उसने देखते ही देखते बहुत सारे घर जला दिए। अब मुझ गरीब को सबको हर्जाना देना है। अब तुम्हें बताओ मैं क्या करूं? अगर मैं तुम्हारी समस्या का हल कर दूं तो तुम मुझे क्या दोगे? मेरे पास 4 बैलगाड़ियां हैं, मैं वो तुम्हें दे दूंगा। ठीक है, फिर तुम अपने तीनों भाइयों को और गांव वालों को जमा करो। गांव वाले एक पेड़ के नीचे जमा हुए। क्या ये सच है कि मदन ने बिल्ली की अपनी टांग में पट्टी की थी? हाँ। उसने पट्टी क्यों की थी? क्योंकि बिल्ली की उस टांग में चोट लगी थी। तो मतलब बिल्ली उस टांग से ठीक से चल नहीं पा रही थी। फिर वो कैसे चली? क्योंकि उसकी बाकी तीनों टांगे ठीक थी, इसलिए वो चल सकी। मतलब बाकी तीनों टांगे ठीक थी, इसलिए बिल्ली ने गांव भर आग फैलाई। तो इस कारण हर्जाना उन्हें भरना चाहिए जो 3 टांगों के मालिक हैं। बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है। ओम ने मदन की समस्या हल कर दी और उसे 2 बैलगाड़ियां मिल गईं। जय पहुंचा नदी के तट पर, जहां राजा कुछ ऐलान कर रहे थे। जो भी व्यक्ति मुझे इस हाथी का वजन बता देगा, मैं उसे 1000 सोने के सिक्के दूंगा। जय तुरंत राजा के पास चला गया। महाराज, मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन मुझे एक नाव और ढेर सारी अनाज की बोरियां चाहिए। ठीक है। राजा ने जय को नाव दे दी। अब इस नाव को नदी में डालिए और हाथी को इसमें बैठाइए। सैनिकों ने हाथी को नाव में बैठा दिया। फिर जय ने कोयले के टुकड़े से एक निशान बनाया जहां तक नाव पानी में डूबी थी। अब आप हाथी निकाल लीजिए और इस नाव में धान की बोरियां भरिए। सैनिकों ने हाथी को बाहर निकाला और नाव में धान की बोरियां भरनी शुरू कर दी। जब नाव उसी निशान तक डूबी तो बस बस बस, अब इन सारे अनाज की बोरियों का वजन कर लीजिए। सैनिकों ने बोरियों का वजन करना शुरू किया। महाराज, 3000 किलो। तो महाराज, इस हाथी का वजन 3000 किलो है। बहुत अच्छा जय, ये लो तुम्हारा इनाम। जय को 10,000 सोने के सिक्के मिल गए। जगदीश एक खेत में पहुंचा जहां कुछ लोग बातचीत कर रहे थे। क्या समस्या है? इस खेत में पानी का इतना बहाव है कि कोई धान टिकता ही नहीं। समझ नहीं आता क्या करें। मैं इस समस्या का कोई हल निकाल सकता हूँ, लेकिन मुझे क्या मिलेगा? मैं तुम्हें 2 बोरी चावल और दाल दे सकता हूँ। ठीक है, तो मुझे बहुत सारे नारियल के छिलके चाहिए। ठीक है। जगदीश ने नारियल के छिलकों में धान लगाया और उन्हें गीली मिट्टी में गाड़ दिया। ऐसा करके उसने एक छोटे टुकड़े में धान लगा दिए। अब ऐसे ही सारे खेत में लगा दो। जगदीश को 2 बोरी अनाज मिल गए। तीनों भाई माँ के पास लौटे। ये लो माँ, 2 बैलगाड़ियाँ, ये सोने के सिक्के और ये 2-2 बोरियां अनाज। तुम तीनों के तीनों ने अलग अलग इंतजाम किए। जगदीश, तुम्हें लगता है कि तुम अकेले ही मेहनत करके घर चलाते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो, ओम बैलगाड़ियां ले आया और जय सोने के सिक्के और तुम अनाज ले आए। मैं समझ गया माँ। क्या अब भी तुम तीनों अलग होना चाहते हो? नहीं माँ, हम समझ गए कि हम अलग हैं, लेकिन एक साथ ही पूरे हैं। बहुत अच्छे।
इस तरह दुर्गा देवी ने अपने तीनों बेटों का बंटवारा रोक दिया और उन तीनों को एक दूसरे का मूल्य बताया। तो बच्चों, इस कहानी ने हमें ये सिखाया कि हमें एक दूसरे के साथ हमेशा प्यार से रहना चाहिए।